guys, good evening. कैसे हो आप लोग सब? So welcome to another lecture of the standards on auditing. So आज हम लोग बहुत ही important series हम लोग continue कर रहे हैं. जो पिछले सेशन में आपने देखा था कि we completed with essay number 500 and 501. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आज का जो है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है essay नंबर 505. राइट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं essay नंबर 505. वेरी इंपॉर्टेंट essay. राइट सो एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के इसको सुनिएगा. राइट सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट essay नंबर 505 जो बात करता है अबाउट व्हाट. इट टॉक्स अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन. सो आपको ये एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन ये स्टैंडर्ड के बारे में. ठीक है. सो इस स्टैंडर्ड का टेक्स्ट पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग इस स्टैंडर्ड की करेंगे. ठीक है, जो आपको समझ में आनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड को आगे पढ़ सकते हैं. राइट सो essay 505 नाम नंबर इंपॉर्टेंट. essay 505 सिंपली हम लोग क्या कहेंगे इसको, मेरे बुक में कितने हैं 5 बराबर. यहाँ पे ये एक विंडो है, करेक्ट है. इस विंडो से बाहर जाएंगे और बाहर वाले से पूछेंगे कि ओ भैया हाउ मच इट इज देयर इन योर बुक्स. तो वो बोलेगा मेरे भी बुक्स में 5 है. सो यहाँ पे हम कहते हैं मेरे बुक्स में 5, आपके बुक्स में 5, हो गया ऐसे नंबर 505. हमने ये बाहर वाले पार्टी से, इस थर्ड पार्टी से हमने क्या कर लिया बच्चों, कंफर्मेशन कर लिया. सो यहाँ पे थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन करना is nothing but what we call it as the external confirmation. आई बात समझ में? yes. so एकदम सिंपल है मेथड. थर्ड पार्टी से जाके पूछना है कि जो भी हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं वो हम लोग उससे पूछेंगे, वो कंफर्म करके दे देगा. सो बस अब इसके तौर तरीके कैसे होते हैं ये स्टैंडर्ड में दिया गया है. सो बच्चों एक्सटर्नल कंफर्मेशन की जब हम लोग बात करते हैं essay 505, ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी एक क्या है बच्चों, एविडेंस ऑब्टेन करने का तरीका है. इट इज अ वे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. इट इज अ वे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. वे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. परफेक्ट है एकदम. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमने essay 500 में पढ़ा था. एज पर essay 500 we studied that evidence varies in reliability. Evidence varies in reliability. याद होगा आपको हमने जिसमें कहा था सबसे पहले which is more reliable, internal या external, एंड आपका जवाब था उस समय external is more reliable as compared external is more reliable. External is more reliable as compared to किसके कंपैरिजन में, इंटरनल एविडेंस. राइट सो एज कंपेयर टू इंटरनल एविडेंस. सो आप समझो ऑडिटर को हमेशा रिलायबल एविडेंस ऑब्टेन करना है. रिलायबल एविडेंस ऑब्टेन करना है तो ऑब्वियसली उसे जो सबसे ज्यादा रिलायबल एविडेंस है वो कौन सा है बच्चों, एक्सटर्नल एविडेंस. सो एक्सटर्नल एविडेंस को ऑब्टेन करने का जो एक तरीका है वो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन. आई बात समझ में? यस. सो अब हम लोग ये कंफर्मेशंस जो हम लोग मांग रहे हैं वो क्या होता है. सो लेट अस से यहां पे ऑडिटर है, ठीक है, ये आपका क्लाइंट है, ठीक है, और ये इस क्लाइंट से मतलब अपने लिए ये कौन हो गया बच्चों, थर्ड पार्टी. सो इन थर्ड पार्टी से क्या होगा, हम पहले क्लाइंट का परमिशन लेंगे. व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द क्लाइंट्स परमिशन फर्स्ट that we want to communicate with the third party. We want to obtain evidence from this third party. So client जब आपको परमिशन देगा, दो बातें होगी यहाँ पे. एक तो क्लाइंट आपको परमिशन नहीं देगा या तो क्लाइंट आपको परमिशन देगा. जब क्लाइंट आपको परमिशन देगा
तब जाके आप क्या करोगे, ये थर्ड पार्टी से आप क्या करोगे बच्चों, आप कंफर्मेशन उन्हें आप दोगे जब क्लाइंट आपको परमिशन देगा तब। सो आप क्या करोगे, जब क्लाइंट आपको परमिशन दे देगा, आप इस थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करने जाओगे, तो सबसे पहले आप एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट ड्राफ्ट करोगे। क्या करोगे आप, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप बनाओगे। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आप लिखोगे कि बाबा क्या आपको कंफर्म करना है, व्हाट टू कंफर्म, बराबर के नहीं। आप उसके अंदर लिखोगे फ्रॉम whom टू कंफर्म, एंड देन फिर आप लिखोगे द रिप्लाई आपको कैसा चाहिए। रिप्लाई इन द सेंस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दो टाइप की होती है, एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और दूसरी होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड में क्या हो रहा है, ये बेसिक थीम पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है कि क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने कहा कि हम लोग ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, विच इज अ वे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। इट इज एन एक्सटर्नल ऑडिट एविडेंस, करेक्ट है ना। ऐसे 500 बोलता है एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल है, सो एज एन ऑडिटर विल बी एमिंग टू ऑब्टेन मोर एंड मोर ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस। सो एक्सटर्नल एविडेंस यहाँ पे कंफर्मेशन के थ्रू लेना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अपना क्लाइंट है, इस क्लाइंट को हम लोग पहले इससे परमिशन लेंगे कि जो ये थर्ड पार्टीज है जिसके साथ आपका ये क्लाइंट डील करता है, हम इन थर्ड पार्टीज के साथ हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं, हम उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्म करना चाहते हैं। दैट इंफॉर्मेशन कैन बी एनीथिंग, यू कैन कंफर्म व्हाट, यू कैन कंफर्म द अमाउंट्स, यू कैन कंफर्म द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट, एनीथिंग जो आपकी मर्जी हो। यू कैन कंफर्म द बैलेंस, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एनीथिंग व्हाट यू वांट टू कंफर्म। फ्रॉम हुम टू कंफर्म आप डिसाइड करोगे कौन से पार्टी से वो इंटेंडेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एंड फिर आप उन्हें रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब उनका रिप्लाई कैसे आएगा। सो रिक्वेस्ट होगी उनको इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। बात समझे आप लोग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मतलब कि व्हेन द बैलेंसेस डू नॉट अग्री, देन ओनली रिप्लाई, अदरवाइज रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव में क्या होता है, बैलेंसेस even though they agree or not, balances even though they agree or not, still reply, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ट्रू एंड फॉल्स के लिए। सो हम लोग क्या कह रहे हैं, नेगेटिव कंफर्मेशन जब भाई अग्री नहीं करता हो ना तभी रिप्लाई करना, जब अग्री नहीं करता होगा तभी रिप्लाई करना, अदरवाइज आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम मान के चल लेंगे कि बैलेंस मैच होता है करके। बट जब पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजते हैं, अग्री करता हो या नहीं करता हो डजेंट मैटर, आपको भैया रिप्लाई करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो वो एक टाइप का कंफर्मेशन रिक्वेस्ट हो गया। सर ये कौन सा रिक्वेस्ट कब यूज करते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं व्हेन द पॉपुलेशन जो अगर अपनी लार्ज है तो हम लोग नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सबका रिप्लाई आएगा तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगी, वापस अपना ही काम बढ़ेगा कि सबको चेक करना है कि अब किसका बैलेंस मैच होता है नहीं होता है, सबके लेटर पढ़ते बैठो। समझ रहे मेरी बात को? सो दैट इज व्हाट व्हेन वी यूज द नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कब यूज करते हैं? एक तो पॉपुलेशन अपना जो होगा, वेरी गुड यू गेस्ड इट राइट, कि अगर ये स्मॉल होगा तो, बट ऑन द अदर हैंड आप ये कब और यूज कर सकते हो? सो यू कैन यूज इट ईदर व्हेन द बैलेंसेस आर व्हाट, वेरी मटेरियल। जब कोई बैलेंस मटेरियल है, अपने को लगता है कि नहीं इसका कंफर्मेशन तो होना ही है किसी भी हालत में, मैच करता हो नहीं करता हो भाई रिप्लाई होना इसका,
इसका कंफर्मेशन आ जाना चाहिए, तो वी यूज व्हाट पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सर सवाल ये है कि क्या हम लोग ये दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं क्या? सो यस, मतलब हम लोग इसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। मतलब हम लोग कॉम्बिनेशन में कैसे, किसी को पॉजिटिव भेजेंगे, किसी को नेगेटिव भेजेंगे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि किसी लोगों को कोई डेटर्स है तो किसी को पॉजिटिव भेज दिया, किसी को नेगेटिव। यस, इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन व्हाट द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। आई बात समझ में आपको? यस। सो इस कदर आप इन्हें कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप भेजेंगे, फिर आपका क्लाइंट जो होगा, मतलब आपका क्लाइंट का थर्ड पार्टी, मतलब सो ये इसका रिप्लाई आएगा अपने को। सो ही विल सेंड अस द रिप्लाई। सो वी शुड मेक श्योर कि दिस रिप्लाई इज डायरेक्टली रिसीव्ड टू whom? The auditor। ये रिप्लाई किसको आना चाहिए? डायरेक्टली दिस रिप्लाई शुड कम टू whom? It should come directly to the auditor। It should not come via client। अपने पास डायरेक्ट रिप्लाई आना चाहिए, बराबर के नहीं? तो ये बात है इसके अंदर। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो बच्चों। नहीं? वेरी गुड। सो ये बातें यहां तक हमने एक बेसिक थीम हमने समझ लिया। सो क्विक रिकैप, SA 505 it talks about external confirmation। External confirmation is one of the way to obtain audit evidence। SA 500 ने कहा था कि external confirmation is more reliable। सो हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं? on obtaining external evidence by way of external confirmation। अब external confirmation करना है तो सबसे पहले आपको किसका परमिशन लेना पड़ेगा? क्लाइंट का। क्लाइंट की परमिशन मिलने के बाद आप उस थर्ड पार्टी से बात करेंगे, उन्हें रिक्वेस्ट भेजेंगे राइटिंग में, बराबर के नहीं? और जब उसका रिटन रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे लिए होगा कंफर्मेशन, बराबर। अदरवाइज इट विल बी जस्ट एन इंक्वायरी। सो जब हमें कंफर्मेशन आएगा, हम वो अपना एविडेंस अपने को मिल जाएगा, बट उसको करने का तरीका कैसा है? सो नंबर 1, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, किससे वो इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आपको कैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे वो आप डिसाइड करेंगे। फिर आपको रिप्लाई आएगा, वो रिप्लाई आपको डायरेक्टली आना चाहिए। कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजने के 2 तरीके हैं, कौन से हैं वो? पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट क्या होता है? जब बैलेंसेस दे डू नॉट, देखो नेगेटिविटी है ना इसके अंदर, व्हेन दे डू नॉट अग्री तभी रिप्लाई करो। पॉजिटिव में भाई कुछ भी हो जाए अपने पास आना ही चाहिए, पॉजिटिव। वेरी सिंपल। यस। So let's go ahead and talk about SA 505 after understanding a brief idea about what exactly SA 505 is about। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये, इसके अंदर MCQs कुछ आएंगे तो वो मैं बता रहा हूं आपको कैसे आ सकते हैं वो। So external confirmations, scope of this SA deals with the use of external confirmation। We said it is to obtain what? Audit evidence। perfect है। in requirements of SA 330 and SA 500। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ट्रू और फॉल्स या आपको MCQ में आएगा कि SA 505 डज नॉट एड्रेस इंक्वायरीज रिलेटिंग टू व्हाट? लिटिगेशन एंड क्लेम्स। हम लोग लिटिगेशन एंड क्लेम्स की इंक्वायरीज कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में नहीं आती है, ध्यान में रखना इस बात को। ये अपना कवर होता है लिटिगेशन एंड क्लेम अंडर व्हाट? SA नंबर 501। So inquiries of litigation and claim are not the part of SA 505। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ या ट्रू एंड फॉल्स के लिए बकायदा दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करनी है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे हमने अभी पढ़ लिया था, इसको क्या कहते हैं कि SA 500 indicates that reliability of audit evidence is influenced by its source। Reliability influenced by its source। Very good। And by its nature। हमने वो देखा था पिछले लेक्चर में कि there are different types of evidence depending upon nature, depending upon source। Depending upon nature क्या बोला था अपन ने? Depending upon nature, visual, oral, documentary। And source के हिसाब से क्या बोला था? Internal and external। So the reliability is varied। So and it is dependent upon the individual circumstances। So that SA also includes the following generalizations applicable। तो वो क्या कहते थे कि it is more reliable, कहाँ गया? हाँ, it is more reliable when it is obtained from independent sources outside the entity।
व्हेन वी से आउटसाइड द एंटिटी, मतलब ये हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, इट इज मोर रिलायबल व्हेन इट इज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात हो रही है। उसके बाद अगर ऑडिटर उसे डायरेक्टली ऑब्टेन करता है तो भी रिलायबल है, एंड अगर वो डॉक्यूमेंट्री में है तो वो और रिलायबल है। फिर हमने और सिचुएशंस देखे थे, वो अगर ओरिजिनल है तो और रिलायबल है, फोटोकॉपीड है तो रिलायबल नहीं है, ऐसी कुछ अपनी बात हुई थी। Accordingly, depending upon the circumstances, audit evidence in the form of external confirmation received directly by the auditor, मतलब सब देखो हो रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो कि एक्सटर्नल सोर्सेज से डायरेक्टली ऑडिटर को मिलता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में। तीन चीजें यहाँ पे हो रही है ना। अपन ने क्या कहा था कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस कैसे चेंज होता है। सो सर, रिलायबिलिटी सबसे ज्यादा रिलायबल कब होगा, एक तो वो एक्सटर्नल होगा तब, सेकंड अगर वो ऑडिटर ने खुद से ऑब्टेन किया है तो ऑडिटर ऑब्टेन्स डायरेक्टली बाय हिमसेल्फ, राइट, एंड इट विल बी मच मोर रिलायबल कब, when it is obtained in which form, in the form of documentary. So documentary form में रहेगा। तो अब आप अगर देखोगे तो ये तीनों चीजें आपको किसके अंदर दिखती है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब ध्यान से सुनना, ये आपका एमसीक्यू का और एक पॉइंट बनेगा आपका कि अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में कौन सा फीचर मिलता है अपने को, एक्सटर्नल कंफर्मेशन में विच फीचर डू वी फाइंड। सो कौन सा फीचर है वो, सो इट इज एक्सटर्नल, रिलायबल ज्यादा है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है, आउटसाइड एंटिटी से मिला है, एंड लास्ट में क्या कहेंगे, द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड इट डायरेक्टली। सिंपल है एकदम, यस। सो ये बात हो गई अपनी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की। सो इट हैज गॉट ऑल दिस फीचर्स। सो अपना जो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाव। वेरी गुड जी, आगे बढ़ते हैं। अदर एसेज ऑल्सो रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दिस इज वन अनदर क्वेश्चन जो आपको एमसीक्यू में पूछेगा। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज डेल्ट विथ एसे 505, बट विच अदर एसेज ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपको एक ध्यान में रखना है कौन से एसेज बात करता है। एक तो है एसे 330, फिर उसके बाद है एसे 240, and then we have essay 500. Remember these three essays, they talk about external confirmations importance. Why we should obtain, it is stated under these essays also. इन essays के बलबूते पे ही तो essay 505 आया ना फिर। So ध्यान में रखना, एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको कि which of the following does not deal or does not talk about or does not recognize the importance of external confirmation, which of the essays. So यहाँ पे आपको essay 330, yes it recognizes, essay 240, yes it recognizes, and essay number 500, yes it also recognizes. तो कभी आपको वो कंफ्यूज करने के लिए essay 580 के बारे में बोल देंगे। So odd one out आपका कौन सा हो जाएगा, essay 580. Remember, because these three essays 330, 240, 500, they do recognize the importance of what, external confirmation. No other essay recognizes the importance of essay 505. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। यस सर। सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो विच एसेज रिकॉग्नाइज, तो ये 330 में पूरा अपन ने स्टैंडर्ड पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने कहते हैं कि वी हैव टू डिजाइन रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क, बराबर अपने को सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स करने हैं। सो इन बातों में अगर ध्यान रखें तो हमको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, एंड हमको उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड करना है, विच आर रिस्पॉन्सिव टू द असेस्ड रिस्क, विच इज एसे 330। सो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंसिडर वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स आर टू बी परफॉर्म्ड एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सो ये अपने को एक पॉइंट दिखता है कि जहां एसे 330 बात करता है। उसके बाद वो साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपने ये कब ऑब्टेन करना चाहिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्वियसली व्हेन द असेस्ड रिस्क इज हाई, राइट। 240 indicates that auditor may design confirmation request to obtain corroborative information as response to address the risk of material misstatement whether due to fraud at the assertion level. Corroborative का मतलब क्या है, more confirming, बराबर के नहीं,
मोर कंफर्मिंग, कॉर्पोरेट करना मतलब क्या, कंफर्म करना, और ऑब्वियसली कंफर्म करना, इसके लिए तो हम लोग कंफर्मेशंस भेज रहे हैं। ऐसे 500 इंडिकेट्स दैट कॉर्पोरेटिंग एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंटिटी, ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो इसके लिए आप एक्सटर्नल एविडेंस को ऑब्टेन करने की पूरी पूरी कोशिश आप करेंगे। सही है एकदम, वेरी सिंपल, यस। सो अभी तक क्या पढ़ा अपन ने, SA 505, it is the way of obtaining audit evidence from the sources outside the entity. It is in the documentary form obtained by the auditor himself directly. ये सारे फीचर्स आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन में नजर आते हैं। क्लियर, आगे कौन से एसेस रिकॉग्नाइज करते हैं इसको, SA 240, SA 500 and SA 330. So what is the objective given of this standard? Is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. Okay, so requirements. So सबसे पहले प्रोसीजर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल है। When using external confirmation procedure, the auditor shall maintain control over external confirmation request. तो कैसे, सबसे पहले अपन ने क्या करना है, so you have to determine the information to be confirmed. आपको क्या कंफर्म करना है, जैसे हमने कहा था कि आपको कुछ अमाउंट कंफर्म करनी है क्या, आपको किसी का लेजर बैलेंस कंफर्म करना है क्या, आपको कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कंफर्म करना है क्या, आपको कोई पर्टिकुलर टर्म्स कंफर्म करने क्या, इट इज कंप्लीटली योर कॉल, कुछ भी कंफर्म कर लो आप। इंफॉर्मेशन आपको पहले डिसाइड करना है, फिर वो इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली कौन से पार्टी के पास मिलेगी, उस पार्टी को आप सिलेक्ट करो, करेक्ट है। फिर उसके बाद आप आपका कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप डिजाइन करो, कहा था पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, बोलो यस और नो, यस। उसके बाद इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द रिक्वेस्ट दैट आर प्रॉपरली एड्रेस्ड एंड कंटेन, ध्यान से सुनना, रिटर्न इंफॉर्मेशन फॉर द रिस्पॉन्सेज टू बी सेंट डायरेक्टली टू द ऑडिटर। क्या कहा था हमने, ये रिप्लाई, इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, मतलब इसमें एड्रेस ऑडिटर का होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन वापस से घूम के अपने पास आ जाए डायरेक्टली ऑडिटर को, ये क्लाइंट के थ्रू नहीं आना, बराबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बनाना, एंड देन आपने फिर क्या करना है, फिर आपने वो रिक्वेस्ट को भेज देना है। रिप्लाई आपको क्या करना है, नहीं आया तो आपको फॉलो अप करना है, बट ऑब्वियसली आपको फॉलो अप कब करना पड़ेगा, यहां पे लिखा है when applicable. So when it will be applicable, so sir it will be applicable only at the time of what, पॉजिटिव रिक्वेस्ट, पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के टाइम पे। क्योंकि नेगेटिव के केस में आप समझो, आपने क्या बोला नेगेटिव के केस में, नेगेटिव के केस में क्या बोला, बैलेंस मैच करते नहीं होंगे तो रिप्लाई करना। अब अगर मान लो उसमें बैलेंस अग्री करते होंगे तो वो रिप्लाई नहीं करेगा ना, और आप उसको फॉलो अप करोगे, ए भाई रिप्लाई देना, रिप्लाई देना, चलेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। सो इसीलिए पॉजिटिव रिक्वेस्ट होगा व्हेन एप्लीकेबल, सो फॉलो अप तभी होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस कैन बी आस्क्ड समवेयर, अगर पता नहीं तो मालूम होना चाहिए, बट कि फॉलो अप इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कुछ भी बोलेंगे आपको वो, राइट, ओके। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। जैसे आपको याद होगा, जैसे हमने आज का लेक्चर शुरू किया था, ये स्टैंडर्ड को एक्चुअली हमने पढ़ना शुरू किया था कुछ 20 मिनट पहले अपनी बात हुई थी। सो मैंने कहा था कि आपको ये पूरा जो काम करना है, ये कैसे करना है, आपको क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि साहब क्या हम लोग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन करें, भेजे, प्लीज, यस, नो। सो आपको परमिशन मिला ना, तो आप ये सब आगे का काम कर पा रहे हो। बट सर आपने तो कहा ही नहीं कि परमिशन अगर मैनेजमेंट ने नहीं दिया तो क्या करना, तो वो अभी डिस्कस करेंगे अपन। मैनेजमेंट ने परमिशन नहीं दिया तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक इनटू दिस एरिया आल्सो वेरी क्लोजली। ऐसा नहीं दिया तो ठीक है चुप बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे, ओके, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो नहीं दिया है तो वो रिफ्यूज किया है आपको, सो उस केस में आपको और कुछ आगे एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, ओके नहीं दिया तो ठीक है चलेगा। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं।
If the management refuses to allow the auditor to send confirmation request, the auditor shall inquire with the management the reasons for the refusal and seek audit evidence as to validity and reasonableness about what they are saying. नहीं समझा सर, बात समझाओ, क्या करना है अपने को? अरे उन्होंने रिफ्यूज किया ना आपको? हाँ सर। तो रिफ्यूज किया तो भैया आप उन्हें जाके पूछो ना कि क्या रीजन है, क्यों मना कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? ऑडिट एविडेंस लेना है, रिलायबल चाहिए, देना उनको, उनसे बात करना है। वो बोलता है नहीं सर, देखो ऑलरेडी अभी हमारा मैटर डिस्प्यूट में है। सही बात है ना? अब वो मैटर अगर डिस्प्यूट में है, तुम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट उसको भेज दोगे, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, हाँ मतलब मैनेजमेंट को भी लग रहा है, तो हमको सर कहीं प्रॉब्लम हो सकता है। वो आप समझो बात को, हम आपको नहीं भेजने दे सकते, अभी आपको कुछ और करना पड़ेगा, बट ये तो नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा है क्या? डिस्प्यूट पेंडिंग है, इसके लिए नहीं भेजने दे रहे हो, ठीक है। सो फिर मैं क्या करूंगा? मैं उन्होंने बोल दिया और मैं सुन लेगा, ऐसा नहीं करेगा। मैं जो वो बोल रहे हैं क्या वो सच बोल रहे हैं क्या, ये मुझे एस्टैब्लिश भी तो करना पड़ेगा ना। सो व्हाट आई विल डू, मैं वो वैलिडिटी चेक करेगा कि सही में ऐसा कोई डिस्प्यूट है क्या, एंड उसका इम्पैक्ट होने वाला है क्या सही में, वो भी मैं एस्टैब्लिश करेगा कि जो वो बोल रहे हैं वो रीजनेबल बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। आई बात समझ में? सो पहले अगर मैनेजमेंट मना करता है तो उनसे रीजन पूछेंगे, क्यों मना कर रहे हो? फिर मना किया, उसका रीजन मिला, तो वो रीजन जेन्युइन रीजन है क्या, बराबर वो चेक करूंगा, वो रीजनेबल है क्या वो चेक करूंगा, राइट? ओके। उसके बाद अब मैनेजमेंट ने आपको मना किया तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा आपके रिस्क असेसमेंट पे, आपने वो देखना है, इंक्लूडिंग द रिस्क बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। फिर आपको चेंज करना पड़ेगा कि वो एरिया सेंसिटिव है, आपको लगता है उसमें फ्रॉड है, आपका रिस्क असेसमेंट चेंज हो सकता है क्या, आप वो एस्टैब्लिश करिए। एंड फिर आप साथ ही साथ क्या करो, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करो उसी एरिया से रिलेटेड कि उसका अपन एविडेंस अपन और ऑब्टेन कर सके, राइट? एंड देन if the auditor concludes that management's refusal to allow the auditor to send the confirmation request ये कैसा है, unreasonable है, हाँ हमको नहीं लगता है justifiable है साहब, तो उस घड़ी उस समय auditor is unable to obtain the audit evidence and he is then supposed to decide what, auditor is also unable, मतलब वो unreasonable भी है, and moreover is unable to obtain what, evidence from alternative audit procedures. So then first things first, वो उनके पप्पा लोगों को कम्युनिकेट करेगा, he will communicate it to those charged with governance, and अगर उसके बाद भी नहीं तो then he will modify the opinion, वो qualified या disclaimer as the case may be, वो अपना opinion दे देगा। आई बात समझ में? ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि what is the impact on the auditor's audit procedure or how will you deal with what the management's refusal to allow the auditor to send confirmation request। इसको केस स्टडी में बना सकते हैं आपके लिए। केस स्टडी में उसको क्या बोलेंगे कि you are appointed as the auditor of ABC Limited whose management refused to send the confirmation request to one of his clients. What will you as an auditor do in the given situation or in the given circumstances? ऐसा आपको एक क्वेश्चन आएगा। सो अपन को पूरा ये लिखना है कि पहले तो रीजन लेना है, रीजन का वैलिडिटी और रीजनेबलनेस टेस्ट करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑडिट प्रोसीजर्स पे रिस्क कितना है वो उसको एस्टैब्लिश करेंगे, हम लोग अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे। फिर अगर हम लोग को लगता है कि वो अनरीजनेबल है और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स से हमको एविडेंस भी नहीं मिला, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके हम लोग TCWG को कम्युनिकेट करेंगे एंड फिर डिसाइड करेंगे हमको क्या अपना ओपिनियन देना है। वेरी सिंपल आंसर जी। आगे, रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, reliability of responses to confirmation request. If the auditor finds out, if the auditors of identifies, that is finds out the factors that give rise to doubt about the reliability of the response to confirmation request, the auditor shall obtain further audit evidence to resolve those doubts. Obviously बात है, मतलब क्या हुआ, let us say हम लोग confirmation मांग रहे थे किससे, let us say एक डेटर से, बराबर, वो डेटर ने कंफर्मेशन देना चाहिए,
मतलब उसके अकाउंटेंट ने कंफर्मेशन देना चाहिए, बट अकाउंटेंट के जगह पे कोई अदर पर्सन गेव अस द कंफर्मेशन, मतलब उसके ही ऑर्गेनाइजेशन में का कोई दूसरा व्यक्ति, लेट अस से कैशियर गेव द कंफर्मेशन, कैशियर गेव द कंफर्मेशन। अरे यार क्या पागलपन है, उसको क्या मालूम रहेगा कैशियर को, सही है ना, अपन तो डेटर, वो अकाउंटेंट देखता है सब। सो इसके लिए अपने को उस एविडेंस पे क्या आया, डाउट आया। सो हम लोग उस डाउट को सॉल्व करने के लिए और कुछ एक्टिविटी करेंगे, राइट। इफ द ऑडिटर डिसाइड्स दैट इट इज नॉट रिलायबल, बराबर के नहीं, देन अगेन वो उसके इंप्लीकेशंस, उसके रिस्क के ऊपर क्या होगा उसको एस्टैब्लिश करेगा, राइट। सो ये अपने को दो बातें देखनी है कि अगर रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आया तो। नेक्स्ट, नॉन रिस्पॉन्स। नॉन रिस्पॉन्स मतलब क्या, रिप्लाई आया ही नहीं। सो रिप्लाई आया ही नहीं तो आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करो, खत्म। व्हेन अ रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इज नेसेसरी, कब जरूरी है? So if the auditor decides that it is necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence to positive confirmation, alternative audit procedures will not provide audit evidence the auditor requires, and if the auditor does not, he will modify the opinion. वो बोलता है मेरे को confirmation आना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं आया तो modify. Exceptions. Exceptions मतलब क्या है बच्चों? जो आपने मांगा था और जो आपने पाया है, जो आपने मांगा था, जो आपने पाया है, उस बीच में की सब मोहमाया है, ऐसा नहीं है, वो एक्सेप्शंस है वो। सो व्हाट यू आस्क्ड, व्हाट यू रिक्वेस्टेड माइनस व्हाट यू एक्चुअली रिसीव्ड, बराबर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्सेप्शन, या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस या डेविएशन, राइट। सो आपको देखना है कि वो जो एक्सेप्शंस है वेदर दे आर इंडिकेटिव ऑफ अ मिसस्टेटमेंट, कुछ जानबूझ के गलत हुआ है कि इसके अंदर, वो आपको एस्टैब्लिश करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव कंफर्मेशंस। देखो सब पढ़ लिया है अपना, खत्म हो गया स्टैंडर्ड, वेरी इजी। नेगेटिव कंफर्मेशंस, नेगेटिव कंफर्मेशंस प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव में बाबा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है ना कि सब रिप्लाई कर रहे हैं या नहीं है, रिप्लाई आ रहा है। नेगेटिव में आप समझो कोई भूल गया होगा रिप्लाई करने का, फिर प्रॉब्लम है ना, मतलब ज्यादा कंक्लूसिव नहीं मिलता है, मोर ऑफ व्हाट, परसुएसिव। सो अगेन दिस इज व्हाट वन ऑफ द एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा इन व्हाट, एमसीक्यू, या आपको पूछा जाएगा इन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फेयर नहीं हो, ट्रू एंड फॉल्स लिख देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ट्रू एंड फॉल्स, right? So negative confirmation request provide which type of evidence, persuasive or conclusive? So answer is persuasive. जी दोस्तों, so accordingly the auditor shall not use negative confirmation request as a sole substantive audit procedures to address and assess risk, right? So वो कब use कर सकता है, when the risk is low, जैसे अपन ने बात करी थी, and has obtained sufficient appropriate audit evidence about the effectiveness of the control. Obviously जब controls अच्छे होंगे तो risk कम ही होगी. Population is what, small, homogeneous, very low exception rate is there, and is not aware of the circumstances that would cause the recipients of negative confirmation request to disregard such request, कि वो reply नहीं करेंगे। ध्यान में रखना, ये सारे भी आपके MCQ का बन सकता है कि in which circumstances, in which situations we should go and use negative confirmation request. Then evaluate, the auditor shall evaluate कि बाबा वो external confirmation request है कि क्या वो अपने को relevant और reliable audit evidence provide करता है या नहीं करता है। That's it बच्चों, खत्म हो गया अपना essay number 505। Easy थी कहानी एकदम, very simple, yes। चलो, सो अब अपना एसे नंबर 505 खत्म हो गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एसे नंबर 510। 510 अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एसे, ध्यान से सुनिएगा। एसे 510 500 सीरीज तो बात करता है अबाउट व्हाट, ऑडिट एविडेंस। अब ये 1 यू रीड इट दिस एज व्हाट, आई। सो इसको हम लोग कहेंगे आई फॉर इनिशियल
ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है, इसको कहेंगे अपन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। एंड ये ओ मतलब क्या होगा? ओ ओपनिंग बैलेंसेस। बहुत सही। सो यहां पे ऐसे 510 किसके बारे में बात करता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, राइट। एकदम सिंपल सी बात है इसके अंदर, बहुत ही मस्त स्टैंडर्ड है ये, मजा आएगा पढ़ने के लिए। सो आइए इसको समझते हैं। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट एसे नंबर 510। क्या बोला था इसका नाम अपन ने? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। बोलो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें हमें क्या देखना है? सो वी टॉक अबाउट ओपनिंग balances. So try to understand. When you are conducting the audit, बराबर, so आप क्या करते हो? Audit is performed on what? Financial statements. जिसके अंदर what we see is बैलेंस शीट जो है ना, इसके जो आइटम्स आते हैं, बैलेंस शीट के जो आइटम्स आते हैं या इसके जो फिगर्स होते हैं, ये कैसे बनते हैं? ईयर एंड के कैसे आते हैं? तो सर इट इज ओपनिंग बैलेंसेस प्लस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर gives us what? The closing balance. सही है एकदम। हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ओपिनियन होता है ना, हमारा ओपिनियन जो होता है वो इस साल के क्लोजिंग बैलेंस पे होता है। इस क्लोजिंग बैलेंस को, उसकी ट्रुथ एंड फेयरनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो भी ट्रांजैक्शंस विच हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, हम लोग इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। बराबर के नहीं? ये बात तो सही, क्योंकि सर ये साल के दौरान हो गया, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है, इसके ऊपर अपने को ओपिनियन देना है। बट अब बचा क्या? सो अपना अब बचता है ओपनिंग बैलेंस। अब आप सोचो दोस्तों, अगर मैं इन ओपनिंग बैलेंस को ही अगर वेरीफाई ना करूं, और अगर ये ओपनिंग बैलेंस में अगर मिस स्टेटमेंट आ गया, इफ द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिस स्टेटमेंट, and even though on performing the audit procedures on transactions during the year, and I find these transactions to be fair, these are misstated. Misstated how? Materially misstated. Opening balances are what? Materially misstated. So even though the transactions during the year are what? True and fair, I cannot say the closing balance is to be what? True and fair. Closing balance को नहीं बोल सकता मैं। क्यों? क्योंकि अगर ओपनिंग ही गलत है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों, क्लोजिंग भी क्या हो जाएगा? क्लोजिंग भी क्या हो जाएगा? क्लोजिंग भी तो गलत हो जाएगा ना। सो इट इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, utmost importance that I also check what? The opening balances. तो ओपनिंग बैलेंसेस में मुझे क्या देखना है कि जो फिगर्स है, बराबर के नहीं, ऑफ व्हाट? लास्ट ईयर्स क्लोजिंग। ऑब्वियस सी बात है ना, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का अपना ओपनिंग। तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो करेक्टली अपन ने उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है या नहीं? आई बात समझ में? उसके बाद जो हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं,
क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज लास्ट ईयर के हिसाब से कंसिस्टेंटली आपने अप्लाई किया है या नहीं, वेदर इट इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड। अपने को ये दो बातें चेक कर। आई बात समझ में? इस स्टैंडर्ड का आप थीम समझिएगा क्या लिखा हुआ है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में वी परफॉर्म आवर ऑडिट ऑन व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। सो ये जो बैलेंस शीट में जो अपना ओपनिंग बैलेंस है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे आते हैं बैलेंस शीट के अंदर? सो ये क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं बाय वे ऑफ व्हाट? ओपनिंग ट्रांजैक्शंस, देन ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड, एंड देन वी गेट व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओपिनियन देना है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, उसके लिए वेरीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द पीरियड। बट अगर ओपनिंग बैलेंस कोई चेक ना करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है ना? तो इसीलिए व्हाट वी डू इज वी चेक द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आल्सो। व्हाट डू? वी चेक द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर आल्सो एज वेल एज द ओपनिंग बैलेंसेस आल्सो। सो ओपनिंग बैलेंस में क्या देखना है? जो लास्ट ईयर के फिगर है, लास्ट ईयर के फिगर है वो करेक्टली आगे लाए कि नहीं लाए। अगर वो गलत आ गए तो प्रॉब्लम। एंड जो पॉलिसीज अकाउंटिंग के यूज कर रहे हैं आप, वो कंसिस्टेंटली यूज करी कि नहीं करी वो आप देखोगे। तो ये दो बातें आपको दोस्तों एसे नंबर 510 के अंदर चेक करना है। फिर सर इस स्टैंडर्ड के अंदर है क्या? सो ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे? आप ये एक्टिविटी आप कैसे करोगे, बराबर, इसके बारे में बात होगी। सो हाउ टू डू द वेरिफिकेशन of the opening balances, this procedure is given under what? SA number 510। सिंपल है एकदम। एंड फिर ये प्रोसीजर परफॉर्म करके आपने क्या देना है? आपका ओपिनियन दे देना है, राइट? ओके, आइए अभी थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड समझने के बाद स्टैंडर्ड को पढ़ते हैं, फिर से देखेंगे इसके अंदर क्या किस तरीके के क्वेश्चंस अपने बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्कोप ऑफ दिस एसे deals with the auditor's responsibility dealing with opening balances when conducting an initial audit engagement। initial मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट कर रहे हो ऑडिट, तो उस जब स्टार्ट कर रहे हो इनिशियली इन योर ऑडिट एंगेजमेंट, सो उस टाइम पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा? तो ये ओपनिंग बैलेंसेस आपको स्टार्ट में ही देखने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि बाद में देखेंगे, स्टार्ट में देख लो। अगर ओपनिंग अगर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूरा वेरीफाई करके कोई मतलब ही नहीं है आपका। ओपनिंग गलत है तो क्लोजिंग भी गलत ही होगा। इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस विल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट? एक तो आपको ओपनिंग बैलेंस तो देखना ही देखना है, इट ऑल्सो यू हैव टू चेक द डिस्क्लोजर्स दैट एग्जिस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, द कंटिजेंसीज एंड द कमिटमेंट्स। वो भी आपको चेक करना है कि लास्ट ईयर में क्या थी, इस साल में ओपनिंग में क्या होगी। ऑब्जेक्टिव इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर विथ रिस्पेक्ट टू ओपनिंग बैलेंस इज टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence about whether, number 1, क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कुछ मिसस्टेटमेंट्स है क्या that materially affect the current period's financial statements। मटेरियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रू एंड फेयर देने के लिए मटेरियलिटी बहुत जरूरी है। एंड नंबर 2, द अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंसेस, दे हैव बीन व्हाट? कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट्स है क्या नहीं चेक करना है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई करी या नहीं करी ये आपने को देखना है। तो ये दो बातें ऐसे 510 बात करता है, सिंपल है एकदम। और अगर उसमें चेंजेस करे हैं आपने, कंसिस्टेंटली नहीं है तो चेंजेस है तो क्या वो प्रॉपरली अकाउंटेड एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड है या नहीं है, आपको रिपोर्ट करना है। ओके, सो जैसे हमने क्या कहा था, तो ये इस स्टैंडर्ड का थीम है। फिर हमें बस क्या पढ़ना है सर कि ये कैसे चेक करेंगे। प्लस मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। ओके,
सो अब पहले अपन बात करेंगे रिक्वायरमेंट की. सो इसके अंदर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब ये जो प्रोसीजर्स है अपन कैसे करेंगे. सो अपन इसकी यहाँ पे समरी बनाते रहेंगे फिर, ठीक है. सो पहले आप अगर देखोगे तो वी टॉक अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस. आगे जाएंगे अपन तो आप देखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर आपके ऑडिट रिपोर्ट का क्या था, एंड फिर आप कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, एंड देन दिस स्टैंडर्ड इज व्हाट ओवर. दिख रहा है आपको? बहुत सिंपल है एकदम, है ना जी. सो आओ अच्छे से इसको पढ़ते हैं. अब कैसे चेक करेंगे इसको. सबसे पहले व्हाट वील डू, पहले हाईलाइट कर लेते, अंडरलाइन कर लेते, फिर अपन लिखेंगे इसको. सबसे पहले वी विल रीड द मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस, करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस मुझे चेक करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे देखने पड़ेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर्स क्लोजिंग विल बिकम्स करंट ईयर्स ओपनिंग, राइट. और ये भी क्या कहता है भैया, अगर हो तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट ईयर हो तो, सिंपल सी बात है. एंड प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन इफ एनी फॉर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स. सो फिर अपन क्या करेंगे, वी विल ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सर ये तो ऊपर भी लिखा हुआ था, बस अपने को अब क्या करना है, ये बाय कैसे करना है. सो सबसे पहले वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है. कैरी फॉरवर्ड नहीं यूज करेंगे, वर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड यूज करेंगे. सो वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है. When appropriate, any adjustments have been disclosed. Determining whether the opening balances reflect the appropriate accounting opening balances, appropriate accounting policies. सर ऐसा लग रहा है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. हाँ वही तो, इसलिए तो पहले थीम दिया ना आपको. सो ये हो गया, ये हो गया. बट अब ये वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, ये कैसे करना है, ये दोनों ये आपको यहां पे बता रहे हैं, ठीक है. सो वेरी सिंपल है. सो आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट परस्यू. परस्यू मतलब गो थ्रू, तो सिंपल लिखते हैं परस्यू कॉपीज ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. उसके बाद सेकेंड, evaluating the audit procedures performed in the current period provides evidence relevant to opening balance. इस साल आप कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हो, इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको क्या दे रहे हैं, इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स आपको दे रहे हैं एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस. सर नहीं समझा, समझेंगे समझेंगे, पहले लिखते हैं इसको. ऑडिट प्रोसीजर्स of current year providing evidence about opening balances. Wow, sir, how is that possible? आओ समझते हैं. एग्जाम्पल, जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप देख रहे हो in the start of the year where no sales were made, but still money was received. या तो no purchase was made but still payment was made. अब आपको कुछ समझ में आया यहाँ पे?
कोई सेल नहीं हुआ था, कोई सेल नहीं हुआ, फिर भी अरे फिर भी पैसा आया, कहां से आया? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अरे कोई खरीदा नहीं माल अभी तक सर, बट फिर भी पेमेंट किया। ओ कहां से किया, क्यों किया? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके क्या थे, ओपनिंग आपके डेटर्स थे, या कहीं ना कहीं आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स थे, मतलब आपके ओपनिंग बैलेंसेस थे। दिस इज हाउ वी कैन गेट द आइडिया अबाउट व्हाट द ओपनिंग बैलेंसेस। सिंपल है ना एकदम? यस। सो लास्ट ईयर के एक तो कॉपीज पढ़ लो, या तो दूसरा इस साल के ऑडिट प्रोसीजर्स गिव्स यू द आइडिया अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस। करेक्ट है कि था कुछ? थर्ड पॉइंट, परफॉर्म specific audit procedures. What to do? Specific audit procedures to obtain evidence regarding opening balances. Third point, specific audit procedures. So ये बातें आपको करनी है in respect to what? In respect to obtaining audit evidence about opening balances. 3 हरकतें करेंगे, लास्ट ईयर की कॉपी, करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके बाद ये सब करने के बाद ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस, ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस की हाँ ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। तो क्या होगा? The auditor shall perform such additional audit procedures as are appropriate to determine the effect on the current period's financial statements. बराबर? And then he will do what? Evaluate this as per SA 450. फिर आगे देखें कंक्लूजन रिपोर्टिंग में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या लिखा हुआ है, बस चेक करना है कि बाबा वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किया या नहीं किया, एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो प्रॉपरली अकाउंट किया या नहीं किया। दैट इज वेरी सिंपल। सो यही अपने को देखना है यहां पे, कंसिस्टेंसी होनी, कोई चेंजेस है तो प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एंड अकाउंटेड। Very good. So this is what we spoke about consistency. And ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखता है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे लिखो इधर अच्छे से, और एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, if last year's audit report there was a modification, बराबर के नहीं, in the prior period there was a modification, the auditor shall evaluate the effect of the matter giving rise to modification in respect of the risks of material misstatement on the current period. Last year's audit report has modified opinion. Auditor to consider its effect on current year's financial statements. Sir, what is this now? Example, जैसे लास्ट ईयर स्टॉक was valued at cost or NRV, which
ever is higher. ये तो गलत हो गया ना, विच एवर इज हायर, लोअर होना चाहिए. सो इससे मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर ने दिया एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन दिया बिकॉज ही हैज ऑब्टेन्ड द एविडेंस एंड ही इज सेइंग दैट इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर. अब ऑब्वियसली लास्ट ईयर का वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, सो ये करंट ईयर को अफेक्ट करेगा क्या? क्योंकि लास्ट ईयर्स स्टॉक वैल्यूएशन वेयर इट इज इन्फ्लेटेड, current year's opening stock will also be inflated. It will affect the current year's financial statements also. So current year affect होता है तो अपन ने current year का भी opinion अपना modified ही देना unless and until it is rectified. ऐसी बात है. Okay. फिर अपन conclusion देंगे. सिंपल सी बात है. अगर auditor is unable to obtain audit evidence regarding opening balances, so एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर. वो ऑब्टेन करता है बट वो कहता है कि इट कंटेन्स सम स्टेटमेंट. ही कंक्लूड्स दैट एविडेंस पहले मिला नहीं तो क्वालिफाइड डिस्क्लेमर. अगर मिला और कंक्लूड करता है मिसस्टेटमेंट है तो वो क्या देगा? एक तो क्वालिफाइड या एडवर्स देगा. ये रेगुलर लेक्चर्स में मैंने आपको 700 पढ़ाया ही है पूरा सीरीज, तो आपको मालूम होना चाहिए. यस, आगे. सो ये ओपनिंग बैलेंस के लिए. एंड कंसिस्टेंसी के लिए, सो इफ इट इज नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड, बराबर, या तो चेंज है बट इट इज नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, नॉट प्रॉपरली और एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड, सिंपल सी बात है, ही विल क्वालिफाइड और गिव एन एडवर्स ओपिनियन. क्योंकि एविडेंस मिलके ही तो बोल सकते हैं ना. मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन द प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट, सो ये आपको वापस सेम 705 and 710 के हिसाब से. So this is what we complete with essay number 510. ये आपको लिखना है तो आप ये लिख लीजिए. 2 मिनट आपके पास. चलो, write this down fast. चलो चलो, राइट फास्ट.
chalo chalo, right fast. Then we have to study the next standard, that is essay number 520, analytical procedures. चलो बच्चों, हुआ? यस, ओके, परफेक्ट. Okay, so let us now move on to the next standard, that is essay number 520, which talks about analytical procedures. अब ध्यान से एकदम मन लगा के ये भी स्टैंडर्ड को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है ये भी, analytical procedures. So let's move to our very important standard. Next, what we are studying is analytical procedures. एकदम अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इसको. किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन अभी? essay 520 जो बात करता है अबाउट analytical procedures. So try to understand what is analytical procedure. Analytical procedure is basically the study of plausible या तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, predictable relationship between two items. What is analytical procedure? It is a study of plausible or predictable relationship between two items. आई बात समझ में? सो ये जो दो आइटम्स के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, उसको स्टडी करना is nothing but what we talk about is analytical procedures. आई बात समझ में? So the relationship between the two items that bear with one another, बराबर, that study is called as what? The analytical procedures. ये जो relationship अपने को देखना है, this relationship can be, कैसी हो सकता है वो relationship? The relationship can be what? Between financial to financial items. And दूसरा, it can be financial to non-financial items. सर इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल, फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल आइटम्स. Sir, what do we mean by this? Financial to financial matlab, let us say when we compare sales with debtors, both are included in financial statements, right?
when we compare purchases with very good creditors. So जब ये चीजें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, सेल्स we compare it with what? Let us say marketing. So इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनालिसिस करना. ये इतना इतना है तो वो कितना कितना हो सकता है, राइट? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल, मतलब क्या हो सकता है? वी टॉक अबाउट सैलरी टू नंबर ऑफ वर्कर्स. क्या कह रहे हैं इसको? सैलरी टू नंबर ऑफ वर्कर्स. या हम लोग कह सकते हैं रेंट टू द एरिया यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट पॉइंट्स. ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज फाइनेंशियल टू नॉन फाइनेंशियल. देखो इनमें ये दोनों, सेल्स भी और डेटर्स भी, दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, इसलिए हम लोग उसे फाइनेंशियल बोलते हैं. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग नॉन फाइनेंशियल में हम लोग सैलरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, रेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है, इलेक्ट्रिसिटी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा है. वी डू नॉट इंक्लूड नंबर ऑफ वर्कर्स वेयर in our financial statements. We do not include area in the financial statements. We do not put light points in the financial statements. But इन दोनों का comparison, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों के comparison को बच्चों हम लोग कहेंगे it is financial to non-financial. फिर आप पूछेंगे सर इसका आखिर फायदा क्या है? So basically analytical procedure, when we say, it is basically, it is an attention directing process. ये क्या है ये? It is an attention directing process. ये ध्यान आकर्षित करने का तरीका है ये. क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ऐसा ऐसा है, अगर फिक्स्ड एसेट्स है तो डेप्रिसिएशन होना बनता है, फिक्स्ड एसेट्स है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होना बनता है, फिक्स्ड एसेट्स है तो इंश्योरेंस होना बनता है. बट जरूरी नहीं है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो ही करके, जरूरी नहीं है कि आपने इंश्योरेंस लिया ही होगा करके, बट आपको वो एरिया में देखना या आपका ध्यान वहां पे वो डायरेक्ट करता है. इट गेट्स योर अटेंशन इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग. इट इज ओनली एन अटेंशन डायरेक्टिंग प्रोसेस, बट इट डज नॉट provide corroborative audit evidence. ये आपको 100% गारंटी नहीं देगा, but it will just give you where you are supposed to look for. It is an attention directing process. ये थीम समझ में आया आपको? स्टैंडर्ड का क्या है? बोलो यस और नो. ओके. फिर सर ये एनालिटिकल प्रोसीजर हम लोग कैसे कर सकते हैं? सो इसके अलग अलग तरीके हैं. रेशियो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस है, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है. सो ये जो सारे है, ये मेथड्स ये एनालिसिस करने के लिए काम में आता है. मेथड्स टू डू analysis. These are the different methods in which we can do what is the analysis. आई बात समझ में? एकदम सिंपल है कहानी. So this is what is SA 520 analytical procedures का थीम. फिर अब सर ये हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? So this entire activity will be used by you in what? Planning the audit,
in performing the audit and to provide what? Conclusions. To provide what? Conclusions, and then do reporting. Planning may it will help you to decide nature, timing, and extent of other audit procedures. Number one. Number two, it will also help you to understand the entity and also to identify the risk of material misstatements. क्या है सर? देखो जैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली ये होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके बिजनेस में. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड द एंटिटी. ये एंटिटी को समझने के लिए काम में आता है. साथ ही साथ जब एंटिटी को समझेंगे तो एनालिसिस करके रिस्क भी पता चलेगी. ध्यान जाएगा आपका कि ये ऐसा ऐसा जहां होना चाहिए था वैसा वैसा है या नहीं है. एंड देन उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. प्लानिंग में ये इसका फायदा है. आई बात समझ में? अब परफॉर्मिंग की बात करें तो परफॉर्मिंग में इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हेल्प यू टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. You can obtain audit evidence by what? By doing analytical procedures. By doing what? Test of details. Or by doing what? Combination of both. But इसके अंदर आपको सिर्फ analytical procedures यूज करना है या टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज करना है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यूज करना है. दिस एंटायर थिंग क्या कहेंगे? इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट. व्हाट टू यूज, व्हाट नॉट टू यूज. करेक्ट है. डिपेंड करता है आप क्या चेक करते हो, रिस्क कितना है, कितना आप टॉलरेट कर सकते हो. इस पे आप डिसाइड करोगे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करना या टेस्ट ऑफ डिटेल्स यूज करना या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना. राइट? ओके. उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर्स की अगर अपन बात करें, इफ यू गो अहेड एंड डिसाइड टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर जिसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है, सो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो असर्शन आप चेक कर रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है. जो एरिया आप चेक करने जा रहे हो उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं है. सर मतलब क्या है सूटेबल है या नहीं है? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट द असर्शन. सूटेबिलिटी के लिए पहले लिखता हूं इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ असर्शन. उस असर्शन को वो सूट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल कंप्लीटनेस. मतलब कंप्लीटनेस के लिए सारे ट्रांजैक्शंस पूरे पूरे रिकॉर्ड हुए या नहीं हुए. तो ऑब्वियसली एनालिसिस करके मैं देखता हूं कि अगर मैं कंपेयर करता हूं कि इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है, क्या देखता हूं मैं? इतने नंबर ऑफ वर्कर्स है और उनकी कितनी सैलरी पे हुई है. तो मुझे लगता है कि सैलरी ज्यादा हुई है या कम हुई है. आई विल डू वॉट दैट एनालिसिस एंड बेसिकली आई विल ब्रिंग माई अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया.
आई विल ब्रिंग माई अटेंशन ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो फिर मुझे दिखेगा कि वो कंप्लीटली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है. एंड दिस इज हाउ आई कैन वेरीफाई द असर्शन ऑफ व्हाट कंप्लीटनेस. तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर क्या कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं. बट फिर आप समझने की कोशिश करो, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर यूज भी कर लूंगा. सेकंड मेरे को देखना है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट? सो रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. मतलब ये जो मुझे मिला है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स बराबर, उनको कितनी सैलरी पे करी है, ये जो डेटा मेरे पास आया है वो डेटा होना चाहिए कैसा? रिलायबल. सिंपल सी बात है. वो एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर सूट होता है, बट जिसके बेसिस पे मैं एनालिटिकल प्रोसीजर करने वाला हूं वो डेटा भी तो रिलायबल होना चाहिए ना बच्चों. सिंपल. सो ये रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द सोर्स, कि ये डेटा कहां से आया है, बराबर कि नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द कंपेरेबिलिटी, बराबर कि नहीं. तो ये सारी बातें मुझे देखनी है. द सोर्स, द कंपेरेबिलिटी, दैट विल डिसाइड अबाउट व्हाट? द रिलायबिलिटी. सो मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो आई हैव टू सी द सुटेबिलिटी, आई हैव टू सी द रिलायबिलिटी, राइट. उसके बाद आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अब डेटा मान लो सुटेबल है, रिलायबल है, तो अब कहानी आगे बढ़ते. तो अब मैं क्या करता हूं, एनालिटिकल प्रोसीजर करने के लिए मुझे एक्सपेक्टेशन डेवलप करनी पड़ेगी कि मेरे हिसाब से वो क्या रिजल्ट हो सकता है, कि कितनी सैलरी आनी चाहिए, कितनी सैलरी आनी चाहिए. वो मैं एक्सपेक्टेशन एक डेवलप करूंगा कि अच्छा इतने इतने नंबर है ना, तो कितनी कितनी सैलरी आनी चाहिए. और ये जो आप एक्सपेक्टेशन डेवलप करोगे ना, ये कैसा होना चाहिए एक्सपेक्टेशन? दिस शुड बी प्रिसाइज. ज्यादा उम्मीद मत कर लेना, एकदम एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए. इट शुड बी व्हाट? प्रिसाइज. एंड देन व्हाट यू डू, यू स्टार्ट विद द एनालिटिकल प्रोसीजर एंड देन यू गेट व्हाट इज द रिजल्ट्स. एंड अगर इसमें फिर डिफरेंस मिला तो आपको क्या करना है? देन यू गो अहेड एंड डू व्हाट? डू द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज यू कैरी आउट व्हाट? द टेस्ट ऑफ डिटेल्स. आई बात समझ में आपको? एंड फिर कंक्लूजन में इट गिव्स ऑडिटर that information which was not available with him earlier. वाओ सर, मजाक मजाक में कितना सुंदर चार्ट बन गया. सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट. सो अगर अपन देखें, सो गो थ्रू करते हैं अपन ऐसे 520 को. एकदम छोटू सा है, उससे बड़ा तो अपना चार्ट है. वाओ. सो ऐसे 520 डील्स विथ व्हाट? एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर विच वाज डिस्कस्ड अंडर एसे नंबर 315 एंड 330. क्योंकि वो रिस्क को पहले असेस करेगा, उसके बेसिस पे रिस्क को रिस्पॉन्ड करेगा. Objective is to obtain audit evidence and design and perform analytical procedures near the end, that is conclusion के time पे, to form the overall conclusion. So when designing the audit procedures, you can do it, पढ़ा है सब ये, you can do it alone or in combination with test of details. फिर ये करने के लिए आपने देखना है उसका सुटेबिलिटी, टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ द असर्शन, द रिस्क एटसेट्रा. फिर वो डेटा की रिलायबिलिटी देखनी है, सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर एंड रेलेवेंस. यू डेवलप द एक्सपेक्टेशन दैट शुड बी प्रिसाइज, एंड देन एनी डिफरेंस व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैरी आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. ऑसम सर.
Next we go ahead, analytical procedure assist in forming overall conclusion. Right, near the end of the audit, it assists the auditor to check whether the information which he has obtained and what he had in mind वो consistent है या नहीं है. And उसको फिर अपन ने investigation कैसे करना, inquiry करना management से, and perform other audit procedure, that is test of details. Simple. Over SA 520 analytical procedures. Easy. कमेंट्स में लिखना आपको ये चार्ट कैसा लगा. चलिए दर्शकों, चार्ट को नोट डाउन कीजिएगा. देन वी विल गो अहेड. देखते कितना समय बचता है उसके हिसाब से. पहले ये आप लिख तो लो. चलो राइट फास्ट.
इसको एकदम डिटेल में पढ़ना अच्छे से, जो भी एमसीक्यूज बनते हैं, राइट, वो आप को तो बता दिया है मैंने कैसे पढ़ना है आपको। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स। ओके, चलिए। And now we start with essay number 530, one of the very important standards again, that is sampling, audit sampling, essay number 530। एकदम आराम से इसको प्यार से समझना है, इसको पूरे पूरे स्टैंडर्ड को, एंड फिर उसके बाद आज के लिए हम लोग क्लोज कर देंगे। ओके, सो द नेक्स्ट सेशन जो अपना होगा 540, 550, 560, 570, 580, बचे हुए 5 स्टैंडर्ड्स 500 की सीरीज में वो हम लोग करेंगे, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग स्टैंडर्ड्स, सो मजा आएगा उसको पढ़ने के लिए भी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ द लास्ट स्टैंडर्ड फॉर टुडे, दैट इज एसे नंबर 530। रेडी गाइस? यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं एसे नंबर 530, सैम्पलिंग के बारे में। ओके, एक सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। एसे 530 जो बात करता है अबाउट ऑडिट सैम्पलिंग। एकदम इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं ऑडिट सैम्पलिंग का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे आपके सामने यहां पे अगर ये केक है, मान लो इट्स अ स्ट्रॉबेरी केक, वाओ, जो भी तुम्हारा फेवरेट है वो ले लो या तो। स्ट्रॉबेरी विथ चेरीज, बराबर। सो दिस इज व्हाट यू हैव, द केक। सो ये केक है आपके पास। सो आप क्या करते हो, इस केक में का एक बाइट आप खा लेते हो, ठीक है। यू टेक दिस पीस ऑफ केक, और जब ये पीस ऑफ केक आप खा जाते हो तो आप क्या बोलते हो, ये पीस बहुत टेस्टी है या ये केक बहुत टेस्टी है? ऑब्वियसली आप ये पीस ऑफ केक खाने के बाद आप बोलते हो सर द केक इज वेरी टेस्टी। क्या बोलते हो आप? द केक इज टेस्टी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो पीस है यहां पे, बराबर, ये जो पीस है यहां पे, इसे हम लोग कहते हैं इस पूरे केक में का सैंपल, और ये जो केक है यहां पे इसे हम लोग कहते हैं अपना क्या, पॉपुलेशन। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपल को टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं, अब ऑडिट की बात कर, हम लोग सैंपल को टेस्ट करते हैं और फिर उस सैंपल के बेसिस पे पूरे पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग क्या देते हैं, अपना ओपिनियन। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ईट द एंटायर केक। भावनाओं को समझना, ऑडिट से लिंक करना उसको,
It is not possible for us to eat the entire cake, that is to check the entire population, बराबर, because population large हो सकता है, complicated हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके अंदर. So what we do is simply we check a particular sample from that population and then we give the opinion on that particular population. So this is what is the entire theme which is being made to us understand under SA 530 audit sampling. Simple है. So एक चीज आपको इस पूरे एग्जाम्पल से आपको ध्यान में रखना है कि we are expressing the opinion on population by testing the sample, right? Okay. आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से. So sir, अब ये हम लोग को सैम्पलिंग करना कैसे है? Let us try to understand how to carry out this sampling. ठीक है. So जब हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले what we need to know is the objective. क्या मालूम होना चाहिए अपने को? ऑब्जेक्टिव, गोल, कि हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? दैट इज हम लोग को कोई मिस स्टेटमेंट्स ढूंढना है या हम लोग को कोई डेविएशन ढूंढना है. सर ये क्या है? बच्चों, मिस स्टेटमेंट्स यूजुअली हम लोग को ट्रांजैक्शंस में दिखते हैं और डेविएशंस हम लोग को यूजुअली कंट्रोल्स में दिखता है. जब भी हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करते हैं सो हमें मिलता है क्या? मिस स्टेटमेंट्स. एंड जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं हमें मिलता है क्या? डेविएशन. सो द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज यू नीड टू नो योर ऑब्जेक्टिव. जब आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा कि हम लोग को क्या ढूंढना है, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन सा पॉपुलेशन है, कि ये ऑब्जेक्टिव हमें कहां मिलेगा. वो जहां मिलेगा वो अपना जहां होगा, मतलब पॉपुलेशन, राइट. सो हम लोग क्या करेंगे? वी विल सिलेक्ट द पॉपुलेशन दैट इज suited to the objective. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे पॉपुलेशन को सिलेक्ट करेंगे which is suited to the objective. आई बात समझ में? सो दैट इज हाउ द पॉपुलेशन. देखो, हम लोग को सैंपल चाहिए बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. डायरेक्ट सैंपल पे नहीं आ सकते. पहले अपने को ऑब्जेक्टिव मालूम होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग को मालूम होना चाहिए अपना पॉपुलेशन. उसके बाद ये जो पॉपुलेशन है ना, इसमें कुछ खास बातें होनी बहुत जरूरी है. क्या खास बातें होनी चाहिए सर? सो पॉपुलेशन अपना जो होना चाहिए, ये पॉपुलेशन होना चाहिए कैसा? होमोजीनियस. इट शुड बिलोंग टू द सेम कैटेगरी. पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस, सेम कैटेगरी का. तो आप सैंपल ये कर सकते हो. सर ऐसा क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर इस पीस ऑफ केक में अगर यहां पे आपका पाइनएप्पल है, कौन सा पोर्शन है यहां पे? पाइनएप्पल. फिर यहां पे अपना मैंगो फ्लेवर या ब्लैक करंट है, बराबर. यहां पे अपना लेट्स से कोई दूसरा फ्लेवर, बराबर. सो अगर ऐसे अपना अलग अलग कंबाइंड अगर ये केक होता कि यहां पे क्या था अपना पाइनएप्पल ले लो, यहां पे अपना ब्लैक करंट ले लो, यहां पे मैंगो ले लो और यहां पे स्ट्रॉबेरी है, मतलब ये मिक्स फ्रूट केक है. और फिर आपने इसमें से ये एक पीस आपने खाया मैंगो वाला पीस आपने खाया. सो कैन यू टेल दैट द पीस ऑफ केक इज टेस्टी और द केक इज टेस्टी? सर उस टाइम पे वी कैनॉट से दैट द केक इज टेस्टी.
क्योंकि सर मेरे को नहीं मालूम ना पाइनएप्पल का टेस्ट कैसा होगा, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द एंटायर केक। सेम वे में अपना पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, तब जाके हम लोग उस पॉपुलेशन पे ओपिनियन दे सकते बेस्ड ऑन सैंपल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, आपका जो पॉपुलेशन होना चाहिए बराबर, सो उस पॉपुलेशन में एवरी आइटम शुड हैव equal chance of selection. Every item should have what? Equal chance of getting selected. Next हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है जिस सिस्टम से प्रोड्यूस हो रहा है, सिस्टम प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल। सिस्टम प्रोड्यूसिंग दिस पॉपुलेशन शुड बी व्हाट? रिलायबल। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जहां से जो पॉपुलेशन जनरेट हो रहा है, अगर वो अकाउंटिंग सिस्टम बोलो या मैकेनिज्म बोलो या रिपोर्टिंग का प्रोसेस बोलो, अगर उसमें ही अगर फ्लॉ है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिलाई ऑन द पॉपुलेशन इटसेल्फ। सैम्पलिंग करके कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द पॉपुलेशन शुड बी रिलायबल। एंड देन जब अपना पॉपुलेशन फ्रीज हो गया, अपने को मिल गया पॉपुलेशन, फिर अब हम इस पॉपुलेशन में से क्या निकालेंगे हम लोग? सैंपल। आई बात समझ में? और इसके बारे में अपना स्टैंडर्ड पूरा बात करता है। क्लियर है एकदम? सो फिर हम लोग ये सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। फिर सैंपल कैसे अपने को सिलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या आएगा? तो फर्स्ट अपन क्या कहते हैं, हम लोग को सोचना है सैंपल के साइज के बारे में। किसके बारे में? सैंपल के साइज के बारे में। द साइज ऑफ द सैंपल डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा तो सैंपल साइज ज्यादा। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो सैंपल साइज कम, एंड वाइस वर्सा। वी टॉक अबाउट रिलायबिलिटी of books of accounts। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलायबल तो सैंपल साइज कम, अगर रिलायबिलिटी कम सैंपल साइज ज्यादा। फिर हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट विच फोकसेस अपॉन इज द डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। किसके बारे में बात हो रही है? डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। एंड उसका ही ऑपोजिट वी टॉक अबाउट इज टॉलरेबल एरर रेंज। कहां तक आप गलतियां सहन कर सकते हो। सो एक बात होती है डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस की, और दूसरी हम लोग बात करते हैं टॉलरेबल एरर रेंज। देखिए, आप अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हो, मतलब आपकी गलतियां सहन करने की क्षमता कम है। कम कॉन्फिडेंस चाहिए, इसका मतलब गलतियां ज्यादा सहन कर सकते हो। ये दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के। सो इसके बेसिस पे आप क्या डिसाइड करते हो? द साइज ऑफ योर सैंपल। फिर साइज डिसाइड होने के बाद अपन आगे जाते हैं और फिर बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की। मेथड ऑफ सिलेक्शन कौन सी है? तो एक है पहले random sampling, second we have is the interval sampling, third we have is monetary unit sampling, and last में we have is the haphazard sampling. Okay, so when we talk about random sampling, we have two methods in random sampling. One is simple random sampling, another is stratified random sampling.
इंटरवल में और दो बच्चे हैं उसके, एक है ब्लॉक एंड दूसरा है क्लस्टर. Monetary unit sampling is also known as value weighted sampling. And haphazard sampling is the unstructured method of sampling. तो एक एक बात को अपन समझते हैं. सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जैसे आपने लकी ड्रॉ देखा होगा, इट इज व्हाट सिंपल रैंडम सैंपलिंग, लकी ड्रॉ. सेम वे में रैंडमली आप कोई भी वाउचर सिलेक्ट कर लो, कोई भी ट्रांजैक्शंस आप सिलेक्ट कर लो, कंप्यूटर रैंडमली कोई कोड जनरेट करेगा, सिलेक्ट कर लो. सो ये जो मेथड है एकदम सिंपल है, रैंडमली सिलेक्ट होता है. सो इसके जो फायदे हैं, फीचर्स क्या है इसके? इट इज वेरी सिंपल और इजी टू यूज, देयर इज नो बायस, एंड एवरी आइटम has equal chance of selection. यहां पे आपका पॉपुलेशन में और एक फीचर है. दिस पॉपुलेशन should be representing, sorry, this sample should be representing the entire population. ऐसा सैंपल होना चाहिए. सो यहां पे इसके एडवांटेजेस क्या है? इट इज सिंपल, इजी टू यूज, नो बायस, एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. बट ये मेथड पॉसिबल कब है? सो ओनली व्हेन द पॉपुलेशन इज व्हाट? होमोजीनियस. अगर आपका पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग नहीं यूज कर सकते. अगर आपका पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो आपको फिर उसे डिवाइड करना होगा, डिवाइड इट इनटू ग्रुप ऑफ नोन आइटम्स, जिसे हम लोग स्ट्रेटा या स्ट्रेटम कहते हैं. एंड फिर इसके अंदर हम लोग रैंडम सैंपलिंग करेंगे. दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. एग्जाम में एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखिएगा, होमोजीनियस पॉपुलेशन में सिंपल रैंडम, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग. इंटरवल सैंपलिंग, एक एन नंबर सिलेक्ट करना, उसके बेसिस पे आप सैंपल को सिलेक्ट करते जाओगे. मतलब अगर ये पॉपुलेशन है आपका, and if your interval is what? 2, so 2, 4, 6, 8 ऐसे एंड तक आप क्या करते जाओगे? आपका सैंपल आप सिलेक्ट करते जाओगे. ये आपका इंटरवल सैंपलिंग है. यही ब्लॉक में क्या होता है? एक ब्लॉक आप सिलेक्ट करो ऑफ कंसेक्यूटिव आइटम्स और उसमें आप इंटरवल लगाओ. क्लस्टर में आप छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाओ, उसमें आप सैंपलिंग करो. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरवल सैंपलिंग. मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग इज वैल्यू को वेटेज देते हुए. मतलब अपन कहते हैं ना कि मुझे ₹10,000 के ऊपर वाले ट्रांजैक्शन चाहिए, मुझे ₹1,00,000 वाले ऊपर के ट्रांजैक्शन चाहिए, एनी वैल्यूएटेड. बेसिकली आप यहां पे क्या करते हो? आप यहां पे फिल्टर लगाते हो मॉनेटरी को वेटेज देते हुए. और हैप्पैजार्ड मतलब सबका मिक्सचर. इसके बेसिस पे जो आपने सैंपल को सिलेक्ट किया, इस सैंपल को अब आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा. इवैल्यूएट करने के दो तरीके, एक है स्टैटिस्टिकल और दूसरा है नॉन स्टैटिस्टिकल. ये कैसे डिसाइड होता है? बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी.
अगर आप प्रोबेबिलिटी यूज करते हो तो स्टैटिस्टिकल, नहीं करते हो तो नॉन स्टैटिस्टिकल। सो जब आप कंप्यूटर की सहायता से प्रोबेबिलिटीज को यूज करके कि इतने में उतना तो उतने में कितना, तो वैसे जब आप इवैल्यूएशन चालू है सैंपल का तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। बट जब आप आपका खुद का प्रोफेशनल जजमेंट यूज करते हो सो उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, जजमेंटल सैंपलिंग। उसे हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। एंड फिर ये इवैल्यूएट करने के बाद आपने किसको इवैल्यूएट किया यहाँ पे, सैंपल, कि सैंपल में मिसस्टेटमेंट्स है या नहीं है। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, आगे जाके अब आप उन सैंपल के मिसस्टेटमेंट्स को प्रोजेक्ट करेंगे। दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी टॉक अबाउट, इज द प्रोजेक्टिंग ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, कि इतने में उतना तो उतने में कितना। ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स करना क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज एसेंशियल। वेरी सिंपल लॉजिक, क्योंकि वी हैव टू गिव द ओपिनियन ऑन द पॉपुलेशन एंड नॉट ऑन द सैंपल। अपन ने सैंपल में कितने मिसस्टेटमेंट्स है वो निकाला, वी कैन नॉट गिव द ओपिनियन ऑन सैंपल, वी हैव टू गिव द ओपिनियन ऑन पॉपुलेशन। सो व्हाट वी डू, वी प्रोजेक्ट दोज मिसस्टेटमेंट्स कि सैंपल में इतनी गलतियां है तो पॉपुलेशन में कितनी होगी, इसलिए तो पॉपुलेशन होमोजीनियस चाहिए। फिर जब आपके प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स के बेसिस पे आप इसको कंपेयर करोगे विथ व्हाट, द टॉलरेबल एरर रेंज, और अगर ये प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर ग्रेटर देन टॉलरेबल एरर रेंज या प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर इक्वल टू टॉलरेबल एरर रेंज, हम यहां पे कहते हैं, ये टॉलरेबल एरर रेंज कहां से आया, सवाल उठा रहे हो आप ऐसा, ये पढ़ा था ना अपन, टॉलरेबल एरर रेंज, कितनी गलती आप सहन कर सकते हो। अब आपको प्रोजेक्ट करके मिला ना इतनी गलतियां हो सकती है, सो आप इसे कंपेयर करोगे एंड देन यू से देयर इज एन अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क। कब, जब आपका प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एक तो ग्रेटर देन टॉलरेबल एरर रेंज है या इट इज इक्वल टू टॉलरेबल एरर रेंज, तब जाके कहेंगे इट इज व्हाट, अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है, रेगुलर लेक्चर्स में बात हुई है इसकी, फिर भी एक बार बता देता हूं, जो क्लास में नहीं पढ़े हो दूसरों जो बच्चे हैं वो। अनएक्सेप्टेबल सैंपलिंग रिस्क, सैंपलिंग रिस्क मतलब जो ओपिनियन आप सैंपल के बेसिस पे दोगे, और अगर वही ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अगर आपने पूरे पॉपुलेशन पे ऑडिट किया होता और फिर आप ओपिनियन देते, तो सैंपलिंग के बेसिस पे ओपिनियन और पूरा पॉपुलेशन चेक करने के बाद का जो ओपिनियन, दोनों अलग अलग होता ना, तो वो अलग अलग होने की संभावनाएं, वो रिस्क इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, सैंपलिंग रिस्क। तो अनएक्सेप्टेबल है, आपको और चेक करना पड़ेगा। बट अगर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इज लेस देन टॉलरेबल एरर रेंज, बराबर, तो आप आपका ओपिनियन दे सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट, अरे मजाक मजाक में इतना हो गया बढ़ के, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द सैंपलिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सो आप ये पूरा पूरा सैंपलिंग वाला जो पार्ट जो आपको पढ़ाया, नोट्स में से आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। सो यहां पे मैं इमेज आपके लिए ये छोड़ता हूं, देख लो एक बार, फिर मैं लेक्चर ओवर कर रहा हूं, जाना है ना आपको। इसका आप फोटो निकाल लो, या जो वर्चुअल में देख रहे हैं इसको पॉज करके लिख लेना इसको। ओके, सो गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा पढ़ने में। सो इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव सेशन टुडे। सो वी कंप्लीटेड विद एसे नंबर 505, 510 एंड 520, तीन स्टैंडर्ड्स हमने पढ़ लिया, राइट। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, इट विल बी ऑन एसे नंबर 530 हो गया ना आज, 540, 550, 560, 570, 580, 5 एसेस को कवर करेंगे, राइट। सो सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।